वोडका के 2 से 3 शॉट मारने के बाद विराज और उसकी पलटन हल्का हल्का टिप्सी महसूस कर रही थी और इसी के साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। विराज ने सबसे पहले सनी का टॉपिक उठाया। यार सनी, तू कैसा था और कैसा हो गया? अभी वाली जिंदगी से खुश है या दिल्ली वाली उस आंटी की याद तड़पाती है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। यार विराज, क्यों बार बार उस टॉपिक को लेकर आ रहा है? इट्स सो एम्बैरेसिंग। मेरी टांग खींचने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? हालांकि सनी ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी बात सामने रखी, लेकिन उसकी टोन से ये साफ पता चल रहा था कि सनी किस माहौल से बाहर निकला था। लेकिन हाँ भाई, अगर तू नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उसके लिए तुझे जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। ये बोलते हुए सनी ने विराज का हाथ पकड़ लिया था और एक दूसरे से अपनी दोस्ती का परिचय दिया। सनी के टॉपिक के बाद अब नंबर प्रखर का था। इस बार जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए प्रखर के मजे लिए। प्रखर, तुम हमारे साथ बोर तो नहीं हो रहे हो ना? तुम्हें जल्दी निकलना होगा ना? तुम्हें तो किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही होगी। तुम्हें लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, जानू आओ ना, कहाँ रह गए, आई एम वेटिंग। और हाँ प्रखर, अभी मुझे अपने डैड के बिजनेस पर ध्यान देना है, इसलिए नो रिलेशनशिप, लेकिन हम साथ रह सकते हैं। व्हाट द हेक, क्या है ये? ये बोलते हुए जानवी, विराज और सनी सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। लेकिन प्रखर के लिए ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। यहाँ बात युविका भंडारी की हो रही थी, जिसके साथ प्रखर भाई साहब का टाका भिड़ा हुआ था। अब जब प्यार की घंटी बज गई थी, तो भला प्रखर युविका के बारे में ये सब कैसे सुन सकता था? गाइस गाइस, उसे तो मैं शुरू से ही बहुत पसंद था, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि उसे डैड का बिजनेस करना है या फिर मुझे डेट। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा समय लिया और जब उसे समझ आया तो उसने मुझे चुना। अब हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अभी उसके पास चला जाऊंगा। जैसे ही प्रखर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी और भी जोर से हंसने लगे थे। प्रखर ने सभी को बता दिया था कि युविका उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यारो, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं युविका से कभी मिल ही नहीं पाता। ये सारा क्रेडिट जानवी को ही जाता है, जिसने मेरे लिए इतना किया। मैं ये लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ये कहते हुए प्रखर ने भी बता दिया था कि उसके लिए उसकी पलटन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पहले सनी का टॉपिक निकाला, फिर प्रखर का। इस बार सनी और प्रखर एक हो गए और उन दोनों ने विराज और जानवी पर निशाना लगाया। तुम दोनों का क्या सीन है बॉस? एक दूसरे को इतने साल से जानते हो, एक होने का विचार है या बस ऐसे ही रहना है? क्यों भाई विराज, शादी का लड्डू खाना है या फिर दूर से ही देखना है? जब जानवी ने ये सब सुना, तो उसका चेहरा तो शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि जानवी अपने दिल की बात अभी बयान नहीं करना चाहती थी। आप लोगों को याद होगा कि जानवी ने तय किया था कि जिंदल परिवार की उस शर्त को पूरा करने के बाद वो विराट से शादी के बारे में बात करने वाली थी। लेकिन अभी वो इस टॉपिक को बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसीलिए उसका मुंह तो खामोश रहा। लेकिन विराज चुप कैसे बैठ सकता था? वो तो आज फुल मजे के मूड में था। देख भाई, ऐसा है, शादी का लड्डू बहुत स्पेशल होता है। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। जैसे ही विराज ने ये कहा, वैसे ही प्रखर ने एक और सवाल विराज के सामने रख दिया। तो क्या तू वो लड्डू खाएगा? इस बार विराज जवाब देने के मूड में नहीं था। बस विराज ने जानवी को देखा और एक आंख मार दी थी। जानवी के लिए अब चीजें आसान हो गई थी। बस अब उसे जल्दी से जल्दी विराज के उत्तराधिकारी बनने का इंतजार था और उसके बाद जानवी जिंदल परिवार की बहू बनने वाली थी। क्या बात है! जब ये ख्याल प्रखर और सनी के दिमाग में आया, तो वो अपने हाथ से ही बैंड बजाने लगे थे और इसी के साथ माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया था। सभी को अपनी अपनी लाइफ बहुत परफेक्ट नजर आ रही थी। हंसी मजाक के साथ बातों का सिलसिला और दारू के पैग आगे बढ़ते गए। लंच भी आ गया और लंच करने के बाद जब डेजर्ट की बारी आई, तब विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कुछ ऐसे मीठे शब्द बाहर निकाले जिसे सुनकर
सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू ऑल। जब मैंने इस मिशन की शुरुआत की थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना दूर चला आऊंगा। पहले जिंदल परिवार का एक टेस्ट पार करना और उसके बाद इस मिशन का मिलना। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, लेकिन मुझे इतना पता है ये काबिलियत सिर्फ तुम लोगों की वजह से है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी इतना आगे नहीं आ पाता। और सबसे पहले मैं जानवी को थैंक्स कहूंगा, क्योंकि उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास इसका सहारा था। उसके बाद प्रखर मेरी लाइफ में आया और मुझे एहसास हुआ कि इसने मेरी जिंदगी में एक छोटे भाई की कमी पूरी कर दी। सनी, मेरा यारों का यार, इसके बहुत कर्जे मेरे ऊपर उधार है। उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं इसका सारा कर्जा उतार पाऊंगा। मुझे तो बिजनेस का अभी भी नहीं पता था, लेकिन देखो, जब प्यार, दोस्ती और सहारा मिला तो वाकई में एक मैजिक क्रिएट होता है। भले ही कुछ पोटेंशियल लोग हमें तोड़ने की, हमारे बिजनेस को हड़पने की और हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारा याराना बहुत ही स्ट्रांग है और वो इन छोटी छोटी हरकतों से बहकने वाला नहीं है। 2 दिन बाद जजमेंट डे है। भले ही हम 3 साल में वो प्रॉफिट नहीं कलेक्ट कर पाए जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन 3 साल में जो हमने असेट और लिक्विडिटी बनाई, उससे मुझे पूरा यकीन है कि बात हमारे पक्ष में जाएगी। और ये सब आप सभी की वजह से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रैंड रिलेशनशिप। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज की पलटन कुर्सी से उठी और चारों लोगों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। इस सीन को देखकर मुझे शोले फिल्म का वो गाना याद आ गया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जजमेंट डे से एक दिन पहले, यानी 24 तारीख की शाम को FSSAI और SAI ने विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के कलेक्टेड सैंपल्स की रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की, जिसमें विराज की कंपनी को हेवी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज करने का दोषी पाया गया। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की अधिक मात्रा होने के कारण विजॉन पेप्सी कोला कंपनी के लाइसेंस को विद इमीडिएट इफेक्ट बार्ड कर दिया गया था। यानी अब विराज फिर से उस बिजनेस की शुरुआत कभी नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ विराज की कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। इस खबर ने विराज की पलटन के होश उड़ा दिए थे, लेकिन विराज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं आने वाले थे। अब विराज के पास अपने बचे हुए बिजनेस की डिटेलिंग करने और बाकी की चीजों को देखने का बहुत कम समय था। इसीलिए विराज ने अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ने का फैसला किया। 24 तारीख की रात को विराज जल्दी सो गया था। अगले दिन 25 तारीख, होटल सैंड एंड ड्यून, सुबह 11 बजे। होटल सैंड एंड ड्यून को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज जिंदल परिवार के सम्राट शमशेर जिंदल अपने अगले उत्तराधिकारी को अनाउंस करने वाले थे। ये होटल भी जिंदल परिवार का ही था, इसीलिए अरेंजमेंट कैसे करने हैं, स्टाफ को इस बात का पहले से ही आइडिया था। ज्यादा लोगों की भीड़ को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर रखा था। सिर्फ स्पेशल गेस्ट जिनके पास इनविटेशन था, उन्हें ही कड़ी सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर आने दिया जा रहा था। मीडिया रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट पर किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं थी। होटल का पूरा बैंक्वेट उन्हीं लोगों से भरा हुआ था। स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ जिंदल परिवार के लोग बैठने वाले थे, यानी विराज और उसकी पलटन को स्टेज के सामने बैठना था और समय आने पर अपनी काबिलियत जिंदल परिवार के सामने पेश करनी थी। विराज अपनी कंपनी और अपने बिजनेस से जुड़ी जो भी चीजें पेश करने वाला था, जिंदल परिवार के कुछ बूढ़े लोग उसकी बारीकी से जांच करने वाले थे। उनकी हरी झंडी दिखाने के बाद वो विराज के उस बिजनेस को काउंट करने वाले थे और मिशन की कंडीशन से कंपेयर करके उसकी वैल्यू एनालाइज करने वाले थे। आज विराज और उसकी पलटन के लिए करो या मरो वाला दिन था, क्योंकि अनसीन आर्मी का अटैक विराज के बिजनेस पर किसी स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा था। हालांकि गुलमोहर गार्डन से निकलने से पहले विराज के मन में खासी बेचैनी थी, लेकिन जब विराज को जानवी का साथ मिला तो वो बेचैनी
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलने लगी थी। कहीं ना कहीं विराज को पूरी उम्मीद थी कि उसका असेट उसे इस कंडीशन से निकाल लेगा। विराज और जानवी ठीक 11 बजे होटल सैंड एंड ड्यून पहुंच गए थे और बैंक्वेट हॉल में अपनी सीट पर बैठ चुके थे। जिंदल परिवार के बूढ़े लोगों की एंट्री भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी और वो स्टेज पर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। लेकिन जिंदल परिवार के सम्राट यानी शमशेर जिंदल अभी तक नहीं आए थे। सभी को उन्हीं के आने का इंतजार था, क्योंकि उनके आने के बाद ही जजमेंट डे की शुरुआत होने वाली थी। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद एक बूढ़े इंसान ने बैंक्वेट हॉल में एंट्री ली। शोभराज जिंदल के साथ साथ उनके पिता यानी विराज के दादा शमशेर जिंदल अपने हाथ में सोने की स्टिक लेकर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। शमशेर जिंदल को देखकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग रिस्पेक्ट देते हुए खड़े हो गए थे। ये पहली बार था जब विराज बहुत सालों के बाद शमशेर जिंदल को देख रहा था। विराज अपने दादाजी की शक्ल भूल गया था, लेकिन उन्हें देखकर उसे कुछ अपनापन सा लगा। उसने वो महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। विराज के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो ये दर्शा रही थी कि वो अपने परिवार को देखकर बहुत खुश है, जैसे मानो उसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन शमशेर जिंदल ने अपने पोते को एक बार भी नहीं देखा था। उनके लिए एक खास सोफे का इंतजाम किया गया था, वो बस जाकर उस पर बैठ गए थे। विराज के पिता यानी शोभराज जिंदल शमशेर जिंदल के पास वाले सोफे पर बैठे थे और विराज को देखकर स्माइल के साथ शांत और काम रहने का इशारा कर रहे थे। बाप और बेटे के बीच इशारों में कुछ बातचीत हुई और इसी के साथ जजमेंट डे का भी आगाज हो गया था। रेस्पेक्टेड मिस्टर शमशेर जिंदल, मिस्टर शोभराज जिंदल and we all Jindal family welcome you all for coming in this important event where Mr. Shamsher Jindal is going to declare his next successor. This is going to be a very thrilling experience. So you all tie your knots and sit calm. जैसे ही एक बूढ़े इंसान के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही बैंक्वेट हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था और सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। आज एक अनोखा खेल देखने को मिलने वाला था और किसकी जीत होती है और कौन बर्बाद होता है, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प था। एक तरफ वो बूढ़ा आदमी जिंदल परिवार के बारे में बातें कर रहा था और उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में समझा रहा था, तो दूसरी तरफ विराज की आंखें जिंदल फैमिली के हर बूढ़े इंसान को बारीकी से देख रही थी। नताशा जिंदल भी स्टेज पर मौजूद थी और उसके चेहरे पर भी एक शांत मुस्कान थी। विराज ने सभी को ध्यान से देखा, फेशियल एक्सप्रेशन चेक किए, बॉडी मूवमेंट्स पर नजर डाली, आंखों के इशारों को समझने की कोशिश की। लेकिन विराज को कुछ भी अजीब नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। विराज आने वाली आंधी को देख नहीं पा रहा था और बस विराज का कॉन्फिडेंस पहली बार उसे लेकर डूबने वाला था। क्या विराज के कॉन्फिडेंस ने उसे डुबा दिया था? कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विराज आने वाली आंधी को नोटिस नहीं कर पा रहा था? क्या विराज को जजमेंट डे का जजमेंट भारी पड़ने वाला था? क्या विराज हारने वाला था? अगर हाँ, तो विराज की हार के पीछे का कारण कौन हो सकता था? वो लड़का, आखिर वो था कौन? और आज नताशा जिंदल अपनी आखिरी चाल क्या चलने वाली थी? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कौन बनेगा शमशेर जिंदल का अगला सक्सेसर? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।